আপনারা জানেন বর্তমানে যোশীমঠের কথা। কিছুদিন আগে সাম্প্রতিককালে যোশীমঠে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তার আতঙ্ক কিন্তু এখনও রেশ কাটেনি। জনপদ যথেষ্ট বিপর্যয়, ধীরে ধীরে পুরো শহরটি মাটির নিচে ধসে যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন যোশীমঠ সংঘর্ষ সমিতির সংগঠক তথা सीपीआईएमएल केंद्रीय कमेटी नेता पुरुषोत्तम शर्मा। पुरुषोत्तम जी, ओंकार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपको ये रहेगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है? देखिए, अभी जोशीमठ के पुनर्वास के सवाल को लेकर के और वहाँ जो पूरा एक जोशीमठ के पुनर्वास को लेकर के एक जनपक्षीय नीति बने, इसको लेकर के आंदोलन चल रहा है और 240 दिन से ज़्यादा उस आंदोलन को हो गए हैं। पूरी दुनिया ने देखा है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि भारी सर्दियों में भी लोग बेघर होकर के लगातार उस लड़ाई में जमे हुए हैं। अभी भी मौसम ख़राब है, बर्फ़बारी भी हो रही है, ऊंचे इलाकों में वहाँ बारिश हो रही है, लेकिन लोग आंदोलन में जमे हुए हैं। और सरकार जो है 240 दिन हो गए हैं, अभी तक सरकार की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है कि जोशीमठ का पुनर्वास कैसे होगा, जोशीमठ की समस्या का निराकरण कैसे होगा। और ये जो समस्या है जिसको हमारे साथियों ने वहाँ पर कामरेड अतुल सती जो हमारी पार्टी के उत्तराखंड के जो हैं स्टेट कमेटी के लीडर हैं और उस आंदोलन के नेता हैं, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेता हैं, और कामरेड इंद्रेश मैखुरी मेरे बगल में है। ये सीपीआईएमएल लिबरेशन के उत्तराखंड के सेक्रेटरी हैं और उस आंदोलन में को ये भी जोशीमठ में पूरा लीड कर रहे हैं उनके साथ। तो पूरी जो लड़ाई है दरअसल में क्या है कि कॉरपोरेट लूट के लिए जिस तरीके से लोगों के ऊपर सरकार आपदाएं थोप रही है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। ये एक सामान्य आपदा और कोई सामान्य पुनर्वास का सवाल नहीं है, बल्कि ये है कि सरकार द्वारा थोपी गई एक ऐसी आपदा जो आपदा कॉरपोरेट लूट को अंजाम देने के लिए लोगों को तबाह करना, लोगों की आबादी को तबाह करना, उनके आर्थिक संसाधनों को तबाह करना और पूरी तरीके से उनको जो है निहत्था बना देना, बेरोजगार बना देना, निहत्था बना देना। ये जो कॉरपोरेट लूट की पूरी नीतियां पूरे देश भर के अंदर सरकार की चल रही हैं, उसी का नतीजा जो है जोशीमठ की आपदा है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा कि एक विद्युत परियोजना को लागू करने के लिए कि जो एनटीपीसी की विद्युत परियोजना है, उस विद्युत परियोजना के लिए पूरा सुरंग जो है वहाँ खोदी जा रही है। अभी भी वो जो है सरकार उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी सरकार जो एक प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है चार धाम यात्रा का, और जिसके तहत जोशीमठ के नीचे से, उस आपदाग्रस्त जोशीमठ के नीचे से एक चौड़ी सड़क खोदी जा रही है बद्रीनाथ जाने के लिए, उसको भी सरकार रोकने को तैयार नहीं है। और सरकार की पूरी कोशिश ये है कि इस मुद्दे को जो है जो एक पूरा जो विनाशकारी जो प्रोजेक्ट है सरकार का, जो विनाशकारी विकास योजनाएं हैं, उन विनाशकारी विकास योजनाओं को किसी भी तरीके से सरकार ये साबित करने पर तुली हुई है कि लड़ने वाले लोग विकास विरोधी हैं, ये विकास नहीं होने देना चाहते हैं। तो विकास किसकी कीमत पर, विकास किसके लिए, सवाल ये है। और दूसरा ये है कि जोशीमठ की आपदा ने जिस सवाल को, जोशीमठ के संकट ने जिस सवाल को खड़ा किया, और ये पूरे उत्तराखंड में जब भी आपदाएं आती हैं ये सवाल खड़ा होता है कि भाई लोगों का पुनर्वास का मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा और उस पर आवास के लिए मकान का पैसा, या जो उनकी परंपरागत आजीविका है। इस टॉपिक में मैं और एक सवाल खड़ा करना चाहूँगी कि लोगों का ये मानना है कि विकास के नाम पे विनाश हो रहा है जोशीमठ में। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात? नहीं, जोशीमठ ही नहीं, आप देखिए कि पूरा उत्तराखंड, और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि तमाम हिमालयी राज्यों में आप देखें तो आज जो जल विद्युत परियोजनाएं जो बन रही हैं, तो पूरा सुरंग आधारित, जैसे बड़े डैमों का, टिहरी डैम जब बना था तो बड़े डैमों का हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था, जम करके लड़े थे, और हम लोगों ने कहा था कि पहाड़ में रनवे रिवर पद्धति से आप जो है बिजली उत्पादन की पद्धति को अपनाएं। लेकिन ये रनवे रिवर पद्धति को तो बड़ी सुरंग आधारित जो है विद्युत परियोजनाओं में ले आए, और आज जो है अकेले उसी अलकनंदा वैली में जहाँ पर ये जोशीमठ है,
लगभग 72 परियोजनाएं इनकी जो हैं स्वीकृत हैं, कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं, और वो सब अगर हो जाएगा तो पूरी की पूरी अलकनंदा जो है मेरे ख्याल से अभी जो इंद्रेश जी बताएंगे लगभग शायद 80% वो सुरंगों के अंदर चली जाएगी। तो ये तो और जितनी सुरंगें बन रही हैं वहाँ रेल प्रोजेक्ट जा रहा है, उसके तहत भी तमाम गाँव जो हैं धंस रहे हैं। तो उत्तराखंड एक बहुत ही कच्चा पहाड़ है और हिमालय हमारा सबसे नया पहाड़ है। वहाँ इतनी बड़ी सुरंग आधारित परियोजनाओं और इतनी चौड़ी सड़कों के लिए वहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, और उसके चलते पूरी जैव विविधता, पूरा पर्यावरण, ये सबको नुकसान हो रहा है। हिमालय को नुकसान हो रहा है, और अगर हिमालय को नुकसान हुआ, पर्यावरण और जैव विविधता वहाँ की अगर ख़त्म होती है तो लोगों का जीवन तो संकट में पड़ ही रहा है वहाँ के, लेकिन वहीं के नहीं, ये फिर पूरे देश के और दुनिया के लोगों के जीवन के लिए भी संकट को बढ़ावा देगा। तो इस सवाल पर मैं समझता हूं कि अभी कामरेड इंद्रेश मैखुरी जो उस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भी लगातार हैं और हमारे वहां के सेक्रेटरी भी हैं, तो वो थोड़ा और विस्तार से आपको। अभी वर्तमान में जोशीमठ के लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जोशीमठ के लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं एक कंप्लीट पुनर्वास नीति, पहला। दूसरा ये चाहते हैं कि जोशीमठ जिस खतरे की जद में आ गया है, अब जोशीमठ का बचना बड़ा मुश्किल है आने वाले समय में। तो पहला काम तो है कि लोगों के जीवन को बचाया जाए, पूरे जोशीमठ के लोगों के जीवन को बचाया जाए, उनको कहीं शिफ्ट सरकार करे। उसके बाद कौन सा हिस्सा वहाँ धंसने वाला है, कौन सा हिस्सा बच सकता है, उसकी पूरी जांच करा करके उसको बचाने के जो है जितना बच सकता है उसको बचाने के प्रयास हों, लेकिन पहले वहाँ से लोगों को जो है सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। दूसरा यह है कि उनको जो है सुरक्षित जगहों पर एक नए जोशीमठ को बसाने के लिए जोशीमठ संघर्ष समिति ने वहाँ पर जगहें चिन्हित करके सरकार को बताई हैं कि इन इन जगहों पर आप जो है जोशीमठ के अगल बगल में ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जोशीमठ का पुनर्वास हो सकता है, तो पुनर्वास हो। उस पुनर्वास योजना में सिर्फ लोगों को आवास के लिए मकान के बदले मकान का मुआवजा नहीं, बल्कि जो वहाँ लोगों की ज़मीनें हैं, ज़मीनें ऐसी ज़मीनें भी हैं कि जो जिस पर लोग जो हैं सदियों से रह रहे हैं, लेकिन लोगों के नाम नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बंदोबस्त ही नहीं हुआ है। बंदोबस्त नहीं हुआ है, ज़मीनें लोगों के नाम पर नहीं है, और अगर ज़मीन लोगों के नाम पर नहीं है तो उनको ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, तो वो एक जो है मकान का मुआवजा ले करके वो कहाँ मकान बनाएंगे। तो इसलिए पूरी एक नीति बनाने की बात है कि पुनर्वास को लेकर के जोशीमठ ही नहीं, जोशीमठ के लिए जो पुनर्वास नीति बनेगी वो नीति फिर पूरे उत्तराखंड में लागू हो, जहां ज़मीनों का जो है बंदोबस्त हो, जिन ज़मीनों पर जो लोग काबिज हैं वो ज़मीनें उनके नाम दर्ज हों, और उसके बाद उन ज़मीनों का जो मुआवजा है वो ज़मीनों के मुआवजे के साथ या ज़मीन के बदले ज़मीन के साथ लोगों का जो है एक स्थायी पुनर्वास की बड़ी व्यवस्था की जाए, जिसमें उनके परंपरागत रोजगारों की भी गारंटी हो। तो इंद्रेश मैखुरी जी थोड़ा विस्तार से आपको और बता देंगे। আপনারা এতক্ষণ শুনলেন পুরুষোত্তম জির বক্তব্য। তিনি আলোকপাত করলেন যে যোশীমঠের সাম্প্রতিক যে বিপর্যয় যে ঘটে চলেছে তার উপরে উনি আলোকপাত করলেন। এখন আমরা কথা বলে নেব ইন্দ্রেশ জির সঙ্গে। কি বলবেন আপনি? देखिए, जोशीमठ में जो हो रहा है तो उसको दो स्तर पर समझना चाहिए। एक तो अभी जो जिस तरह का लैंड सब्सिडेंस है, यानी कि ज़मीन धीरे धीरे धंस रही है, पूरा शहर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये तो शुरू हुआ पिछले 14 महीने पहले से, यानी नवंबर 2021 में लोगों ने पहली बार ये नोटिस किया कि इस तरह से ज़मीन धंस रही है, और उसको लेकर के वहाँ जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है उसके लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया, चिट्ठी लिखी, तमाम चीज़ें की गई, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली नहीं लिया। और उसके बाद फिर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से जो हमारे साथी हैं अतुल सती जी, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जियोलॉजिस्टों की टीम बनाई और उन जियोलॉजिस्टों ने सर्वे करके स्टडी करके सरकार को भेजा। तो ये उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जुलाई 2022 में फिर एक गवर्नमेंट की कमेटी बनी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2022 में गवर्नमेंट को दी, लेकिन इवन जो गवर्नमेंट की कमेटी थी उस कमेटी ने हालांकि सारी चीज़ों के लिए लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया। क्या लोगों के घर में प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर सीवेज नहीं है, तो ड्रेनेज सीवेज भी लोगों को नहीं बनाना था, वो तो गवर्नमेंट को ही, टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट को बनाना था। लेकिन उसमें भी कहा गया कि भाई जो भी हैवी कंस्ट्रक्शन है उसको रोकना चाहिए तत्काल,
और जो लोगों के घरों में दरार है उनको तुरंत रीलोकेट करना चाहिए। इट वाज इन सितंबर 2022। तो सरकार ने उसको भी नहीं सुना। फाइनली दिसंबर 2022 आते आते दरारें बढ़ने लगी और जनवरी के फर्स्ट वीक में तो लोग एकदम सड़क पर उतर आए। तो तब से लोग सड़क पर हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भाई पहले तो ये क्लियर हो कि आखिरकार जोशीमठ की क्या स्थिति है, क्योंकि 8 सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ने सर्वे किया जोशीमठ का और उनकी रिपोर्ट अभी 4 महीना हो गया है और अभी तक उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट पब्लिक नहीं कर रही है ना। उसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को वो रिपोर्ट्स दी गई हैं, लेकिन ये कि जोशीमठ की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ये बताने को सरकार तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई जब तक ये पोजीशन क्लियर नहीं है तो सरकार ने एक मुआवजे का पैकेज अनाउंस किया है, लोगों को घरों का मुआवजा मिलने लगा, लेकिन उस पैसे को लेकर के लोग कहाँ जाएंगे? ज़मीन की स्थिति क्या होगी? ज़मीन कितनी सेफ़ है, कितनी अनसेफ है, कितना जोशीमठ सेफ़ है, कितना नहीं है? तो ये तो एक पहलू है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ बन रहा है, तो एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना है 520 मेगावाट्स का, और उसके संदर्भ में उसके कॉन्टेक्स्ट में बात यह है कि पिछले 20 सालों से, मतलब 2003-04 में जब वो प्रोजेक्ट शुरू होने लगा, तब से हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट इस पूरे इलाके के लिए तबाही लेकर के आएगा, और 20 साल बाद ये बात सही साबित हो रही है। 20 साल बाद वो तबाही दिखाई दे रही है। लेकिन जो सरकार, केंद्र सरकार है और राज्य की भी सरकार है, वो उस प्रोजेक्ट को किसी कीमत पर भी रोकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सब विकास के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो जाएगा। इवन 2021 में एक बड़ी आपदा आई जिसमें 200 के करीब 206 लोग गायब हो गए, मिसिंग हो गए। उसमें एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 13 मेगावाट का पूरी तरह से साफ़ हो गया वो फ्लैश फ्लड में। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने यही कहा कि इसको विकास के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो सवाल है कि असल में विकास किसका हो रहा है, किसको बिजली मिलेगी? तो बिजली जो लोग उजड़ेंगे, जो लोग डिस्प्लेस किए जाएंगे, जिनका घर बर्बाद होगा, उनको बिजली नहीं मिलेगी। तो वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो हाइड्रो पावर कंपनी है, वो जिसको मर्ज़ी उसको चाहे देश भर में किसी को भी बिजली बेचेगी। और वहाँ तो ये अद्भुत है कि एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, यानी कि जो कोयले से बिजली बनाते हैं वो हाइड्रो पावर का काम कर रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट कितना डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव है, आप इससे समझ सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट को 2011 में पूरा हो जाना चाहिए था। 2009 में उनकी सुरंग उन्होंने बनाने की कोशिश की, टनल बोरिंग मशीन उनकी फंस गई 2009 में, और तब से वो टनल बोरिंग मशीन वहीं सुरंग में फंसी हुई है। दूसरी तरफ से डायनामाइटों के विस्फोट से उन्होंने सुरंग खोदने की कोशिश की, तो वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो जिस प्रोजेक्ट को 2011 में बन जाना चाहिए था, वो अभी तक 2023 तक प्रोजेक्ट तो नहीं बना, बिजली भी नहीं बनी, लेकिन तबाही रोज़ बना रही है, डिस्ट्रक्शन रोज़ निर्माण कर रहा है, वो प्रोजेक्ट ठीक कर रहा है। अच्छा, इसके साथ ही मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अभी वर्तमान में जोशीमठ का जो स्थिति है, वैसा सेम स्थिति क्या फ्यूचर में दार्जिलिंग के साथ भी होने जाने वाला है? जिस तरह से यहाँ भी जितनी मुझे जानकारी है कि जिस तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, एनएचपीसी शायद यहाँ बना रहा है, तो प्रोजेक्ट बनाने का जो तौर तरीका है असल में, तो वो कोई प्रकृति के साथ, यानी कि नेचर के साथ, पर्यावरण के साथ, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ कोई बैलेंस स्थापित करके प्रोजेक्ट नहीं बनते, बल्कि एक तरह से इकोलॉजी पर, एनवायरनमेंट पर, नेचर पर एक तरह से हमला ये होता है। और उसमें बिना ये कंसिडर किए कि वहाँ इकोलॉजी कितनी फ्रेजाइल है, ज़मीन की स्थिति क्या है, सिर्फ एक तरह का मुनाफा बटोरने की जो चाहत है कि उससे कितना प्रॉफिट बटोरा जा सकता है। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो उसके पेट फाड़ करके सब अंडे निकाल लेने हैं, उस तरह का जो विकास का मॉडल है। तो बेसिकली ये सवाल दार्जिलिंग, जोशीमठ का ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालयन रीजन में, पूरे हिमालयी बेल्ट में जिस तरह का डेवलपमेंट का मॉडल है, तो ये उस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। और जब तक इसको दोबारा से नहीं सोचेंगे, जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें बड़े कॉरपोरेट्स का प्रॉफिट देखेंगे, बड़े ठेकेदारों का, कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉफिट देखेंगे, तो ये तमाम जगह होगा। क्योंकि जोशीमठ से पहले भी हुआ,
जोशीमठ से पहले जोशीमठ के ठीक सामने वाली पहाड़ी पर एक गांव है चाई गांव, उसके नीचे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट का पावर हाउस है। तो उसको बनाने में उस तरह का हुआ। तो जैसा आप जोशीमठ में आज के दिन पर देख रहे हैं, उसका एक छोटा मॉडल 2007 में वहाँ चाई में देखा जा चुका। 2013 में उत्तराखंड में जो बड़ा फ्लैश फ्लड आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 22-24 प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाई, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर। तो वहाँ वो सेम केस है। तो इसलिए जहाँ जहाँ ऐसा होगा वहाँ इस तरह की तबाही हमको बार बार देखनी पड़ेगी। একদমই কোথাও না কোথাও কিন্তু যোশীমঠের যে বর্তমান পরিস্থিতি, সাম্প্রতিককালে যে বিপর্যয় আমরা আগেও দেখেছি, যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যোশীমঠে, সেই সেম পরিস্থিতি কিন্তু দার্জিলিংয়েও হতে চলেছে, এমনটা কিন্তু যে আশঙ্কা করা যাচ্ছে সেটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কলকাতা থেকে ক্যামেরায় রবি দত্তের সঙ্গে সাধনা মিশ্রের রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।